नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में पलायन के मुद्दे को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी कांग्रेस पलायन की समस्या का समाधान नहीं कर पाई है, जबकि वर्तमान सरकार और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस रिवर्स पलायन पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दिशा में योजनाएं तैयार की है और शासन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरत के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाए। साथ ही मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पंचायत स्तर तक जाकर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौटकर रोजगार से जुड़े और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, क्योंकि रिवर्स पलायन ही उत्तराखंड के भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और विशेष रूप से वर्तमान सरकार और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रिवर्स पलायन पर रहा है और यही उत्तराखंड की भविष्य की जरूरत भी है, जिसे युवा मुख्यमंत्री ने समझा और उसके अनुरूप शासन प्रशासन के स्तर पर योजनाएं तैयार करने की पूरी तरह से निर्देश दिए गए और उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद पंचायतों की जो है अगवानी करेंगे। पंचायतों में इन सब मुद्दों के साथ रिवर्स पलायन को लेकर जो भविष्य की सुदूर पर्वतीय जनपदों में, क्षेत्रों में जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप सरकार योजनाएं बनाए, उन योजनाओं को धरातल पर उतारे। हमारे प्रवासी उत्तराखंड भाई बहन सभी वापिस आकर रोजगार को जोड़कर रोजगार से और उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़कर उत्तराखंड की आर्थिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उत्तराखंड की भविष्य की मांग और भविष्य की योजनाओं के अनुरूप युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से संकल्पित हैं और आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार का यह कदम, युवा मुख्यमंत्री का यह कदम उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय जनपदों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था की बात कांग्रेस के शासनकाल में होती थी, जबकि वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यात्रा की तैयारी कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय से पहले सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन विभाग और कई संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रा सुचारू, सुरक्षित और बेहतर तरीके से संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि इस बार स्वास्थ्य सेवाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और हॉस्पिटैलिटी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार की यात्रा पहले से ज्यादा व्यवस्थित और सुखद अनुभव देने वाली होगी। ऐसा कांग्रेस के जमाने में होता था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में युवा मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं और समय से पूर्व ही यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उसमें पूरी प्रॉपर रिपोर्ट्स आ रही हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है और जो जितनी भी कार्यदायी संस्थाएं यात्रा के साथ विभिन्न विभिन्न रूपों में जुड़ी होती हैं उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। तो यात्रा सुचारू रूप से चले, अच्छी चले, बेहतर चले, ऐसा उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निरंतर हो रहा है और यही एक बड़ा कारण है कि प्रत्येक वर्ष यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इतनी बढ़ोतरी हो रही है कि यात्रा की सुविधाओं को बढ़ाने की दृष्टि से शासन प्रशासन कार्यदायी संस्थाओं को रात दिन लगे रहना पड़ता है और मुख्यमंत्री पल पल की मॉनिटरिंग करते हैं। और यात्रा शुरू होने में मुख्यमंत्री जी ने सभी का स्वागत किया है। सभी तीर्थयात्री देश विदेश से जो हमारे चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब आते हैं और बहुत सुखद अनुभव लेके जाते हैं और इस वर्ष भी यात्रा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हर साल यात्रा से पहले सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होती है व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है और श्रद्धालुओं को खाने, यातायात, पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी सरकार की तैयारियों में गंभीरता नजर नहीं आ रही। कई जगह सड़कें खराब हालत में है और डेंजर जोन को अब तक पूरी तरह सुरक्षित
नहीं किया गया। वहीं होटल व्यवसायी, घोड़ा खच्चर संचालकों और स्थानीय हितधारकों की समस्या भी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर है, जिस पर अभी तक कोई ठोस रणनीति सामने नहीं आई है। देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हर साल सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरकार कहती है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होती है, अव्यवस्थाओं की पोल अपने आप खुल जाती है। श्रद्धालुओं को दर्शनों की, रहने की, खाने की, यातायात की, पार्किंग की तमाम दिक्कतें होती हैं और सरकार व्यवस्थाएं बनाने में विफल रहती है। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। आप धरातल पर जाकर के देखिए, सड़कें तक सही हालात में नहीं है। जहां पर डेंजर जोन है, उनको अभी तक व्यवस्थित तरीके से नहीं सुधारा गया है। होटल व्यवसायियों की जो दिक्कतें हैं, उनको अभी तक दूर नहीं किया गया है। केदारनाथ में घोड़ा खच्चर डंडी कंठी वालों की जो समस्याएं हैं, उन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत जब चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी आती है, उसको लेकर के अभी कोई बड़ी रणनीति सरकार की सामने नहीं आ रही है। अभी भी समय है। सरकार को चारधाम यात्रा के सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे परिवहन व्यवसायी हों, चाहे घोड़े खच्चर डंडी कंठी वाले हों, चाहे वहां के तीर्थ पुरोहित हों, सभी को विश्वास में लेकर के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तभी आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। अगर सरकार इन बातों पे ध्यान नहीं देती है, तो निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा में जो दिक्कतें श्रद्धालुओं को आएंगी, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उत्तराखंड की सियासत में वायरल वीडियो को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा वीडियो पूरी तरह भ्रामक और कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और जनता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के वीडियो और बयानबाजी का सहारा ले रही है, जबकि हकीकत ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास कार्यों में जुटी है और जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो पार्टी परिवार का हिस्सा है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन कांग्रेस के पास ना नेता बचे हैं, ना ही मजबूत कार्यकर्ता। इसी वजह से वह इस तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन भाजपा में सालों से घर भटजी लिस्ट तैयार हो गई है। प्रदीप बत्रा, भरत सिंह चौधरी और राम सिंह कैडा, ये तीन भी कैबिनेट विस्तार में शामिल हैं। ये तीनों पहले कांग्रेस में थे। जी सर, यह बहुत सही फैसला है। कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, गांधी जी की विचारधारा मानने वाले भी होते हैं। हाँ भट्ट जी, हमारी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता तो फिलहाल दरी और चटाई बिछाकर इंतजार कर लेंगे। अभी इन लोगों को मौका देना जरूरी है। पुराने कार्यकर्ताओं को तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। बिल्कुल धामी जी, अभी अपनी अंदरूनी कलह को भी समेटना जरूरी है, वरना जनता तो हमें खदेड़ने के लिए तैयार है। हाँ यार, अगला चुनाव बहुत मुश्किल लग रहा है। हमने 9 साल में कुछ नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी, आप दोनों पहले कांग्रेस में रहे हुए नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाजपा में सालों से घर परिवार छोड़कर मेहनत करने वाले असली कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। सब जानते हैं ये मंत्रिमंडल विस्तार जनता के भले के लिए नहीं किया गया है, ये तो सिर्फ भाजपा की अंदरूनी कलह को छिपाने के लिए किया गया है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है, वो पूर्ण रूप से मुद्दा विहीन हो गई है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसलिए वो परेशान है, हैरान है और हताश है। इसलिए इस तरह से के बयानबाजी वो जनता को भ्रमित करने के लिए दे रही है। लेकिन ये भी तय है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं देश के बारे में और प्रदेश के बारे में अच्छा सोचा है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसलिए उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात से परेशान है क्योंकि कांग्रेस के पास आगामी चुनाव के लिए न तो कार्यकर्ता उनके पास बचा है, न भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास उनके नेता बचे हैं। इसलिए नेताओं के टोटा और कार्यकर्ताओं के टोटा होने के कारण इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। खबर उधम सिंह नगर की गदरपुर से है, जहां बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से जाफरपुर और लंबाखेड़ा क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान जो
लंबे समय से बकायेदार हैं, उन्हें जल्द बिजली विभाग में जाकर अपना बकाया शुल्क जमा कराने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही जिस उपभोक्ता ने अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगाया, उन्हें लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आज लंबा खेड़ा में आए हैं, तो हम जो बकायेदार हैं, आजकल मार्च का नहीं हमारा क्लोजिंग का चल रहा है वित्तीय वर्ष का, तो जो बकायेदार हैं उनकी लिस्ट वगैरह पर उन पर कार्रवाई के लिए, उनका कनेक्शन काटने और पैसे वसूलने के लिए आए हैं। और साथ में चूँकि विजिलेंस की टीम भी है, तो उनके साथ में नहीं जो अगर कोई अनियमित कनेक्शन वगैरह मिल रहा है वो भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में हमारा जो स्मार्ट मीटर का जो काम प्रोग्रेस में है, तो उस पर भी कार्रवाई करते हुए उनको भी सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को नहीं उस पर अवगत कराते हुए कि इसके बेनिफिट बताते हुए कि इसमें अनुरोध किया गया है कि अपना स्मार्ट मीटर वगैरह अपना स्थापित करना, जिससे बिलिंग वगैरह की भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, अपना टाइम से बिल बने, टाइम से कंजप्शन पता चलता रहे। तो इन सब काम में नहीं वो प्रधान जी और सभी लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। विकासनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत ये है कि रोजाना 25 से 30 लोग कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए उप जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी से मरीज परेशान है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप चौहान का कहना है कि पिछले कुछ समय से इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है और समय समय पर आपूर्ति मिलती है, लेकिन मरीजों की संख्या अधिक होने पर दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका परिषद ने आवारा कुत्तों की नसबंदी अभियान शुरू किया है। अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट के अनुसार पशु चिकित्सकों और संस्थाओं की मदद से इस अभियान को चलाया जा रहा है। हमारे जितने भी स्ट्रीट डॉग है उसके बांध्याकरण की कार्रवाई यहाँ पर कराई गई है। और इस साल भी हमने संस्था के माध्यम से जो है MOU किया है। जो भी स्ट्रीट डॉग हैं जिनका बांध्याकरण नहीं हुआ है, जो आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, उसको ABC सेंटर ले जाया जाता है और वहाँ पर इनका बांध्याकरण करने के बाद इनको पुनः उसी स्थान पर छोड़ा जाता है। और जहाँ तक ये आक्रामकता वाली बात है, तो इसके निमित्त नगर पालिका परिषद विकासनगर द्वारा सभी लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको जो खाना दे रहे हैं वो किसी एक निर्धारित स्थल पर जाकर खाना दें, ताकि वो सभी खुले स्थान में खाना खाएं और आक्रामकता की जो घटनाएं हैं वो कम हों। रेबीज के इंजेक्शन इससे पहले काफ़ी रेगुलर है, कुछ दिनों से कुछ डिसरप्शन हुआ है सप्लाई में, तो हमारी डिमांड गई हुई है। और कुछ हमारे CMO साहब की तरफ से भी कुछ हमें रेबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे पेशेंट की तादाद काफ़ी है, 25 से 30 पेशेंट प्रतिदिन रेबीज कुत्ते के किसी जानवर से कांटेक्ट के या बिल्ली से के कांटेक्ट के पेशेंट लगभग 25-30 पेशेंट हो जाते हैं। तो जो हमने CMO साहब को भी उसमें लाए हैं, तो उन्होंने भी और हमें जो हमारा DG ऑफिस का से हमारी दवाइयों की जो आपूर्ति होती है वहाँ से भी हमने डिमांड की हुई है। अल्मोड़ा में 33वां उमेश डोभाल स्मृति समारोह का आयोजित किया गया। इसमें स्मृति ट्रस्ट पौड़ी की ओर से पत्रकारिता और जन सरोकारों से जुड़े नामचीन लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें इस बार उमेश डोभाल स्मृति सम्मान साहित्यकार कपिलेश भोज को प्रदान किया गया। वहीं युवा पत्रकारिता के क्षेत्र में राजू सजवान को दिया गया। 2 दिन चले सम्मेलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता और जनपक्षीय मुद्दों पर गहन विचार किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद पंत राजू ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य पत्रकारिता के क्षेत्र में जन मुद्दे विचार विमर्श किया जाता है। नए पत्रकारों के लिए एक मैसेज है कि पत्रकारिता में खतरे हैं, लेकिन उन खतरों से लड़ते हुए समाज के लिए जो जिम्मेदारी है, क्योंकि पत्रकार मैं मानता हूं कि पेशा नहीं है, पत्रकार एक जुनून है। और पत्रकार जो समाज की प्रतिबद्धताओं से नहीं जुड़ा है तो पत्रकार है नहीं। और उमेश ने यही उसकी सिद्धांत था, यही उसका अपना जीवन को बलिदान करने का जो असली वजह थी वो यही थी। तो उसी को हम किसी तरह से जिंदा रखें, नए लोगों तक वो बात आगे जाए, इसी की कोशिश है ये समाज। सर देखते हैं क्या जो सम्मानित किया जाता है उसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि हम एक तरफ जो जन सरोकारों से जुड़े लोग हैं
गिरधा की स्मृति में जनगीत और जन कविताओं से जुड़े लोग हैं और जो जिनका सामाजिक योगदान अपने आप में पूरा है, उन लोगों का जो काम है उस काम को सम्मानित करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, क्योंकि जो समाज से गहराई से जुड़े लोग हैं जब वो काम करते हैं तो वही काम समाज के लिए आगे चल के समाज को बदलने का काम होता है। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं और जिन पत्रकारों को सम्मानित करते हैं उसके पीछे भी मकसद ये है, वो युवा तुलनात्मक रूप से युवा पत्रकार होते हैं और उनको सम्मानित करने का मकसद भी यही है कि उन युवाओं में वो जज्बा बना रहे। मंगलौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल रुड़की से घर वापस लौट रही महिला को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। साथ ही ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून के डाकपत्थर क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरकर नदी में जा समाया। सूचना मिलती है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जिसके बाद एसडीआरएफ ने शव को बाहर निकालकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया। खबर ऋषिकेश से है, जहां एक अस्पताल की ओपीडी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक साइकेट्रिक मरीज अचानक घबराकर भागने लगा। मरीज अपने परिजनों के साथ अस्पताल में जांच कराने आया था, लेकिन टेस्ट के लिए दौरान घबराहट के चलते वो ओपीडी से निकलकर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा और ऊपर की ओर पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए उसका पीछा किया। सुरक्षा गार्डों ने मरीजों को समझा बुझाकर शांत किया और सुरक्षित तरीके से नीचे लेकर आए। इसके बाद मरीज को दोबारा संबंधित विभाग में ले जाकर आवश्यक जांच पूरी कराई गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मरीज को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या थी। जल्दी जी ये हमने देखा एक पेशेंट अचानक से साइकियाट्री पेशेंट था, वो आया हुआ था और उसके कुछ टेस्ट करने थे। उन टेस्ट के करने से वो घबरा गया और वो अपने रिलेटिव के साथ आया था, तो वहाँ से रिलेटिव से वो भागने लगा और भाग के ओपीडी से वो सीधा सीढ़ी दौड़ते दौड़ते ऊपर पहुँचा। ऊपर गेट बंद था, उसके लिए रास्ता बंद हो रहा था, तो उसने वो धक्का करके दरवाजे को खोल के वो चला गया उसके तरफ। तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे थे ऑलरेडी, वो उसके पीछे दौड़ के गए और उसको नीचे काउंसलिंग दे के नीचे निकाला और निकाल के फिर जहाँ के लिए ट्रीटमेंट के लिए वो आए थे वहाँ टेस्ट के लिए उनको वापस लेके गए और वो सारे जो भी चेकअप करने के लिए आए थे वो सारा करवाया गया और उनको अभी ओपीडी बेसिस पे ही चल रहा था, तो वहीं से ही उनको ट्रीटमेंट होने के बाद चले जाएंगे। वहाँ बैठ जा, वहाँ यो किस तरह चला गया भाई इतने ऊपर। का माहौल बन गया जब एक साइकेट्रिक मरीज छत पे जा खड़ा हुआ। साइकेट्रिक मरीज ओपीडी से भागा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन और अस्पताल को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। उसको निकालने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान मोर्चा संभाला और उसे बाहर निकाला। कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक में वीर उद्यमी योजना समेत 16 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जहां सबसे पहले नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले शुभकामना संदेश के संबंध में मंत्रिमंडल को अवगत कराया। धामी कैबिनेट विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है, जिसमें 16 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है और इस दौरान कई ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर मोहर भी ये लगी है। ये भी बताया जा रहा है कि पहले चरण में जिस तरह से कैबिनेट हुई तो सभी का परिचय भी हुआ, सभी कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया और इस दौरान परिचय भी हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट के कई विषय भी इस दौरान आए हैं और ये बताया जा रहा है कि राज्य लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को भी मंजूरी इस दौरान दी गई है और उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को भी इस दौरान मंजूरी दी गई है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि 16 ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर आज मोहर लगी है और लंबे समय से ये जो प्रस्ताव थे इन पर चर्चा भी थी कि कब इन पर मंजूरी होगी। और आज कैबिनेट की पहली बैठक जब हुई है, यानी कि 5 नए मंत्रियों के साथ, तो उसमें उस दौरान मोहर भी लगती हुई नजर आई है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। देहरादून के रानी पोखरी में प्रस्तावित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट 6 साल बाद भी अधर में है। 22 अप्रैल 2019 को शिलान्यास और नोटिफिकेशन के बावजूद काम शुरू नहीं होने से स्थानीय लोग और विपक्ष के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोप है कि उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था।
देहरादून के डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र से लिस्टाबाद में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर चल रहा आंदोलन मंगलवार को अचानक उग्र हो गया। जमीन की नापजोक के दौरान आंदोलनकारियों और कांग्रेसी नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। माताओं बहनों के साथ में हुई है जो वो करते हैं। धामी सरकार क्या कर रही है, अपने आप पीछे होके पुलिस बल को आगे कर दे रही है। हमारे एक एक औरतों पे 4-4 लेडीज कांस्टेबल खड़ी है। एक औरत हम क्या कर लेंगी। 6 उन्होंने अपने अपने भाड़े के टट्टू ला के यहाँ पे खड़े करे हुए हैं। विधायक जी से भी नाराज है। विधायक जी ने आगे करा क्या है, क्या करा है विधायक जी ने आगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोगों को बोल दिया अपनी जमीन ढूंढो। अरे हम ही जो ढूंढते तो तुम्हें वहाँ कुर्सी पे क्यों बिठाया, जग मारने के लिए बैठ के तुम लोग कुर्सी पे। मौके पर मौजूद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जिन कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया उसमें गौरव सिंह, सुधीर रतुड़ी और मोहित उनियाल सहित कई लोग शामिल हैं। देखिए, ये विडंबना है। जो बात होती है, जो इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, आज इन्होंने कह दिया है कि जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा वहाँ की घोषणा उन्हीं के लिए लागू होगी। तो यहाँ की जो घोषणा थी वो लेके अपना कुमाऊं की तरफ ले जाना चाहते हैं और यहाँ पूरी जनता को बरगला रहे हैं कि जमीन यहाँ पर नहीं है, जमीन वहाँ की अलाउट हुई है। 2019 की जमीन को वो कह रहे हैं कि नहीं है और 2026 की जमीन वो आवंटित कर रहे हैं। तो विधायक जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा भाई ये तो कह रहे कि जमीन ही नहीं है आपकी, यहाँ पर आप अभी अपनी ज़मीन ढूंढो। जो लॉ यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ पर जो ज़मीन ली थी वो ज़मीन ढूंढिए और उसके बाद लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी। तो विडंबना आप देख लीजिए, एक हमारे विधायक है और एक हमारे सांसद हैं। भाई आज हमारे क्षेत्र के लिए कौन लड़ेगा, कौन जिम्मेदार होगा इन चीज़ों का कि जो हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई कि लॉ यूनिवर्सिटी की घोषणा करने के बाद बोर्ड की लूट के साथ आज जो है हम ठगे से रह गए हैं। सबके सब यहाँ पिछले 38 दिन से धरना दे रहे हैं। इनसे तो लाख गुना में धामी जी को कहूँगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी वो यहाँ से ले गए, कम से कम उन्होंने कुमाऊं के बारे में कुछ सोचा तो सही। हमारे गढ़वाल के नेता हमारे गढ़वाल के बारे में नहीं सोच रहे तो कौन सोचेगा। आज हमारे को त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पर आना चाहिए था। और ये क्या बात हुई, हम यहाँ पर विरोध करें तो हमारे लोगों को आप अरेस्ट कर दोगे। कहाँ ले जाओगे अरेस्ट करके, कितने लोगों को अरेस्ट करोगे। यहाँ पर सब ने कसम खाई है, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी ये लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आंदोलन में शामिल महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लिस्टाबाद में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई तो आंदोलन और अधिक उग्र होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी मांग के निर्माण को लेकर कई दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस ने समर्थन किया है। यहाँ पर हमें ये लिस्टाबाद जगह है और लिस्टाबाद में जो रेशम विभाग के नाम दर्ज भूमि है उसको सोंग बांध विस्थापितों के संदर्भ में सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने का जो आदेश है उसके क्रम में इनको यहाँ पे पोजीशन दिए जाने की कार्रवाई जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति है उसके साथ मिलकर यहाँ पे की जा रही है। कितनी बीघा जमीन है जी उसको आवंटन किया गया? सर ये 6.233 जो हेक्टेयर लैंड है लिस्टाबाद ग्रांट की जो रेशम विभाग के नाम दर्ज है, इसको सिंचाई विभाग के नाम ट्रांसफ़र किया गया है प्रॉपर विधिवत शासनादेश के द्वारा। उसके क्रम में देखिए लॉ यूनिवर्सिटी की ज़मीन की जहाँ तक बात है, उनके जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पे जो आंदोलनरत कार्मिक हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे कहा गया कि अगर लॉ यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह का शासनादेश है तो उसके क्रम में उस भूमि को भी यथाशीघ्र चिन्हित किया जाए। गिरफ्तार हुई है कुछ लोगों की, नेताओं की? हाँ, चूँकि देखिए वो स्थानीय लोग हैं तो थोड़ा विरोध प्रदर्शन रहा है और ये कब्जा देने की कार्रवाई अभी जो है वो चल ही रही है। इस दौरान स्थानीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने मौके पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए और विरोध जारी रखा। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। 22 अप्रैल 2019 को यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक काम नहीं बढ़ा है। लिहाजा सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।